everyone. So again, welcome to your own YouTube channel, Study with Pratibha. So we have completed till now the bases and the types of bases. And if you haven't seen those videos, just watch those first. Acids, I've also completed acids part. Watch that first because all that is important, and this is all in continuation of that. So if you didn't understand that, if you didn't read that part, then you won't be able to understand this totally. So today we'll start with preparation of bases. प्रिपरेशन ऑफ बेसिस जो हैं या एल्कलीज बोल रहे हैं, बार बार दोनों टर्म्स नहीं यूज़ करूँगी, तो उसके कई सारे मेथड्स हैं और ये बहुत जनरल से मेथड्स हैं. सबसे पहले है जो मेथड दैट इज़ प्रिपरेशन, मेटल का रिएक्शन कराते हैं हम ऑक्सीजन के साथ. तो मेटल प्लस ऑक्सीजन कैसे होगा? जैसे हम कोई भी मेटल ले सकते हैं इसमें. फॉर एग्जांपल मैंने मैग्नीशियम ले लिया. अगर मैग्नीशियम का रिएक्शन ऑक्सीजन गैस से कराएं तो पता है, सीधी सी बात है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा. भाई किसी भी मेटल का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? करस्पॉन्डिंग, ये अगर मैं बताऊं तो ये मेटल ऑक्साइड बनेगा. और मेटल ऑक्साइड अगर बन रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, किस कैटेगरी में आ गया वो? मेटल ऑक्साइड, दैट इज बेस. तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा. इक्वेशंस को बैलेंस अपने अकॉर्डिंग कर लेना. इसी तरीके से चाहे मैं सोडियम का दिखाऊं तो सोडियम का रिएक्शन अगर करा रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मतलब ऑक्सीजन से करा रहे हैं, तो ये बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड. ओके ये कैसे आया है, इसके लिए वैलेंसी याद रखनी चाहिए. जैसे कि ऑक्सीजन है O2-, तो अगर मैग्नीशियम से बन रहा है तो Mg2+ होता है, तो ये 2 और 2 कैंसिल, ये बन गया MgO. इस तरीके सोडियम ऑक्साइड तो Na+ या O2-, तो ये बन गया सोडियम ऑक्साइड Na2O. ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन ये इनको समझा रही हूँ इसलिए क्योंकि इनके बिना, इन बेसिक्स के बिना कोई भी बच्चा केमिस्ट्री में कुछ नहीं कर सकता. बार बार इस पे फोकस कर रही हूँ. वैलेंसीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, सभी को याद होनी चाहिए. जब वैलेंसीज याद होंगी तो फॉर्मूले बना पाओगे, तभी इक्वेशंस वाले पार्ट पे आ पाओगे. वरना हमेशा यही बोलते रहोगे कि इक्वेशंस इतनी सारी हैं, लर्न करना मुश्किल हो रहा है. कुछ मुश्किल नहीं है, जस्ट लर्न द कॉन्सेप्ट कि मेटल्स का रिएक्शन ऑक्सीजन से होता है तो मेटल ऑक्साइड बनता है. अब रही बात इक्वेशन लिखने की, तो उसके लिए फॉर्मूलेस बनाने अगर आते हैं तो दैट बिकम्स ईजी. देन इक्वेशन को फिर बैलेंस करना भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अनबैलेंस्ड इक्वेशंस आर नॉट रिवार्डेड. ये ध्यान रखना, अनबैलेंस्ड इक्वेशंस जो हैं दे आर नॉट अवॉर्डेड इन योर बोर्ड एग्जाम. 0 मार्क्स मिलते हैं उसमें, क्लियरली दे रखा है ये. देन अगले जो मेथड है प्रिपरेशन का, सिंपल मेथड्स ही हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर. अच्छा, अभी ऑक्सीजन से किया था, वाटर से कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस आ जाता है? इसमें बन जाता है हाइड्रोक्साइड. अगर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर किया जाए, इट फॉर्म्स मेटल हाइड्रोक्साइड. एंड एक चीज़ इसमें याद रखना है ये अलग से, कि हाइड्रोजन गैस भी इवॉल्व होती है. हाइड्रोजन गैस की का टेस्ट कितने लोगों को याद है? मैं बता चुकी हूँ. हाइड्रोजन गैस के पहले तो एक तो ये है कि इट बर्न्स विद ए पेल ब्लू फ्लेम. बहुत सारी बातें हैं जो याद होनी चाहिए गैसेस के बारे में, उनके आइडेंटिफिकेशन के बारे में. इट बर्न्स विद ए पेल ब्लू फ्लेम. सेकेंड थिंग और क्या है? इट एक्सटिंग्विशेस ए बर्निंग स्प्लिंटर विद ए पॉप साउंड. अगर कोई बर्निंग स्प्लिंटर, जलती हुई, ऐसे समझ लो कोई स्प्लिंटर, कोई कुछ तीली मान लो कि अगर हम लेकर आए हाइड्रोजन गैस में, तो वो बुझ जाएगी. इट एक्सटिंग्विशेस, और पॉप साउंड एकदम से सुनाई पड़ता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखना हाइड्रोजन की कैरेक्टरिस्टिक्स. देन तो अब इसकी इक्वेशन, जैसे कोई भी, अब इसी में जो हमने अभी लिए हैं मेटल्स, में उन्हीं को ले सकती हूँ. जैसे कि सोडियम ले सकते हैं हम. सोडियम का रिएक्शन वाटर से करा के देखें तो सोडियम प्लस वाटर क्या बन जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड. और हाइड्रोक्साइड बनाने कोई दिक्कत नहीं है. सोडियम मेटल हाइड्रोक्साइड जो है OH- हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी है, तो NaOH एंड देन हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व. तो कोई भी अगर आ जाएगा तो इसमें आसानी से कर सकते हो. जैसे अभी दूसरा मेटल ले लूँ, कॉपर ले लूँ, तो कॉपर प्लस वाटर क्या बनेगा? कॉपर हाइड्रोक्साइड, देन हाइड्रोजन गैसेस. ठीक है, इक्वेशंस बैलेंस करनी अगेन. तो ये अगला मेथड है, बहुत सिंपल है ये. तो मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस वाटर. ठीक है, इसी कैटेगरी में एक और अभी आता है जिसमें हम
क्या कर सकते हैं, मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से करा सकते हैं, तो मैं वो भी बाद में बता दूंगी, ये पहले बता देती हूँ। प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल बेस बाय डबल डिकम्पोजिशन। अच्छा हाँ, ये जो मेथड है ना, प्रिपरेशन ऑफ बेस बाय डबल डिकम्पोजिशन, इस मेथड में क्या होता है, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना कि इनसॉल्युबल बेस बना रहे हैं, यानी कि अब हम सोडियम, अभी तक हमने जो बनाया है जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो नहीं बनाएंगे, ठीक है, हम कोई और बेस बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमने इनसॉल्युबल के बेसिस पढ़े थे ना, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनाना है हमें, या सॉरी दिस इज फेरस, तो ये भी लिख सकते हैं, फेरिक हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, इसकी वैलेंसी 3+ होती है। कॉपर हाइड्रोक्साइड भी आ जाएगा इसमें। तो ये इस टाइप के हम लोग बनाएंगे, इनसॉल्युबल बेसिस बनाएंगे। और क्योंकि इनसॉल्युबल बेस हैं तो दे आर ऑब्टेन्ड बाय प्रेसिपिटेशन मेथड। ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसे प्रेसिपिटेशन मेथड बोलते हैं, क्योंकि इनसॉल्युबल, जब भी आप कोई चीज़ बनाओ, कोई भी कंपाउंड जो इनसॉल्युबल है, दैट विल बी ऑब्टेन्ड एज प्रेसिपिटेट, जिसे हम डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं प्रेसिपिटेट को, ठीक है। तो डबल डिकम्पोजिशन मेथड क्या है एक इक्वेशन देखते हैं। जैसे कि अगर सपोज मैं बना रही हूँ फेरस क्लोराइड, तो फेरस क्लोराइड कैसे बनेगा, सॉरी फेरस हाइड्रोक्साइड, तो मान लीजिए मैंने ले लिया फेरस नाइट्रेट ले लिया। अब फेरस नाइट्रेट कैसे लेंगे, फॉर्मूला वैलेंसीज Fe2+ होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पूरे गड़बड़ हो गए, फिर से बताती हूँ। हाँ, तो Fe2+ हाइड्रोक्साइड OH-, तो 2 इधर 1 इधर, तो ये क्या बन गया FeOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो ये जो फेरस हाइड्रोक्साइड है ये हम बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ फेरस नाइट्रेट। और फेरस नाइट्रेट जो है Fe2+ नाइट्रेट NO3- 2 का इधर जाएगा और 1 इधर, तो यानी ये जो क्रिस क्रॉस मेथड है उससे हमने लिखा FeNO3 होल ट्वाइस। तो फेरस, अब देखो बनाना क्या है हमें, हमने ये ले लिया, हमें बनाना है हाइड्रोक्साइड। तो अगर हाइड्रोक्साइड फॉर्म करना है तो उसका रिएक्शन किसी हाइड्रोक्साइड वाले कंपाउंड से लेना पड़ेगा। तो हम एक सॉल्युबल बेस इसमें लेते हैं, ठीक है। तो वो हम सबसे आसान है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया जाए, सॉल्युबल बेस है, एल्कली है। तो अगर इसमें कराएंगे, अब डबल डिकम्पोजिशन कैसे होगा, फेरस विल रिएक्ट विद हाइड्रोक्साइड और ये चला जाएगा नाइट्रेट के साथ, तो यानी इट विल फॉर्म फेरस हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम नाइट्रेट NaNO3, को भी फॉर्मूले वैलेंसी से ही बनाना, ठीक है। ये नहीं कि बस देखा इसके साथ जा रहा है और लिख दिया, पता चला कि NaNO3 और होल ट्वाइस भी लगा दिया, ये सब नहीं, देखना वैलेंसीज क्या है, Na+ NO3-, तो 1 और 1 है तो NaNO3। अब यहाँ पर ये देखो आपने क्या किया है, हमने यूज़ की थी एक सॉल्युबल बेस यूज़ किया है, या एल्कली बोल सकते हो, और हमने फॉर्म क्या कर लिया, ये एज अ प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होगा, एंड दिस इज इनसॉल्युबल बेस। ओके, तो आपको समझ में आ गया मैं क्या बोल रही थी, ठीक है। इसी के साथ साथ जैसे कि हम और भी ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कॉपर का बना सकती हो, कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड कैसे, कॉपर का कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट ले लो, जैसे कि हमने अभी नाइट्रेट लिया था, हम सल्फेट ले सकते हैं, तो या फिर कार्बोनेट ले सकते हैं, तो जैसे कि कॉपर सल्फेट CuSO4। अब इसका अगर रिएक्शन कोई और ले लो, KOH ले सकते हैं, NaOH सॉल्युबल है, KOH सॉल्युबल है, और क्या ले सकते हैं, NH4OH भी ले सकते हैं, यस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से भी करा सकते हैं रिएक्शन, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही लेकर बता देती हूँ, किसी को बच्चे को लगे कि मुश्किल सा होगा, शायद ये नहीं, मुश्किल नहीं है कुछ भी। तो कैसे करना है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और NH4OH से अगर कराएंगे तो कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ और अमोनियम जाएगा सल्फेट के साथ, तो ये बन जाएगा कॉपर हाइड्रोक्साइड ऑब्टेन्ड एज इनसॉल्युबल बेस, और अमोनियम सल्फेट
NH4 होल ट्वाइस SO4। अब बताओ ये क्या रट के कर सकते हो? बिल्कुल नहीं रट सकते। कैसे बनेगा अमोनियम सल्फेट? देखो अमोनियम सल्फेट कैसे बना। अमोनियम होता है NH4 प्लस और सल्फेट SO4 2 माइनस, तो ये यहाँ इट विल फॉर्म NH4 होल ट्वाइस एंड SO4। कई सारे बच्चों को समझ में ये भी नहीं आता कि हम ये ब्रैकेट लगा के 2 क्यों लिख रहे हैं। अगर दो अलग अलग एलिमेंट्स हैं किसी रेडिकल में, जैसे उसमें अमोनियम में नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो अगर दोनों के ऊपर आपको 2 दिखाना है तो ब्रैकेट लगाकर तब होल ट्वाइस करेंगे। ओके, ये हो गया। और ये जो पार्ट है इट इज़ वेरी यूज़फुल। मैं बता रही हूँ इसके, आप जैसे प्रिपरेशन पढ़ रहे हो, इनके यूजेस बहुत जगह हैं। बेस के ये पोर्शंस बहुत जगह आपको मिलेंगे किसी ना किसी चैप्टर में। जैसे कि ये वाला पार्ट अगर मैं बताऊँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? चैप्टर 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री, उसमें ये इतना यूज़ हुआ है, इतना आएंगे ये पूरा, मतलब आधे से ज़्यादा चैप्टर इन्हीं इक्वेशन से भरा हुआ है, जिसमें कि वहाँ पे तो हम लोग प्रेसिपिटेट्स के कलर्स भी देखेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि कॉपर हाइड्रोक्साइड है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है उसका जो प्रेसिपिटेट है इट इज़ पेल ब्लू PPT, पेल ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट ऑब्टेन होता है। और जो ये फेरस हाइड्रोक्साइड है ये रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट होता है, दिस इज रेडिश ब्राउन। ऐसे ही बहुत सारे प्रेसिपिटेट्स हैं जो ऑब्टेन, हम जिनके कलर्स पढ़ेंगे वहाँ पे। जैसे कि ये तो फेरस हाइड्रोक्साइड है, अगर सॉरी फेरस हाइड्रोक्साइड जो है ये रेडिश ब्राउन नहीं है, सॉरी ये है डर्टी ग्रीन PPT। हाँ, थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है इसमें, मुझे भी हो गया को एकदम से कि फेरस हाइड्रोक्साइड का रेडिश ब्राउन बता दिया। नहीं, फेरस हाइड्रोक्साइड का डर्टी ग्रीन होता है। यहीं अगर फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है FeOH होल थ्राइस होता, इसका कलर जो है दैट इज रेडिश ब्राउन। ठीक है, तो बहुत सारे कलर्स हैं, तो ये सब पढ़ने को मिलेगा डिटेल में इन चैप्टर 4 एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट मेथड पे। ये सभी को क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट जो है वो है अब मेथड मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर क्या है? ये बहुत ही सिंपल मेथड है कि किसी भी मेटल ऑक्साइड का, फॉर एग्जांपल सोडियम ऑक्साइड ले सकते हैं हम, Na2O, इसका रिएक्शन करा सकते हैं वाटर से, या कैल्शियम ऑक्साइड का करा लो, मैग्नीशियम ऑक्साइड का करा लो, किसी का भी। तो इनमें जैसे जब भी किसी मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर से कराते हैं तो क्या बनता है, मेन बात बस याद रखनी कि क्या बनेगा। इसमें बनता है करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म्ड। और मेटल हाइड्रोक्साइड मेटल ऑक्साइड तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि हाँ बेस बन गया, एल्कली बन गई। ठीक है, जो सॉल्युबल है तो उसमें एल्कली, अदरवाइज नहीं है। तो जैसे कि सोडियम ऑक्साइड का वाटर से तो बन जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी मैंने पोटेशियम ही कैल्शियम लिया है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म्ड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये सभी जो हैं ये हम लोग को इस तरीके से बेस ऑब्टेन हो सकते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स। नेक्स्ट मेथड जो है सिंपल, अगला मेथड भी है। अच्छा, अब जो मेथड्स हैं उनमें हम थोड़ा सा वो हीटिंग पे बेस्ड है, तो इनको एक अलग कैटेगरी की तरह देखना। जैसे जो अभी मैंने जो प्रिपरेशन मेथड्स बताए उसमें प्रिपरेशन वाला 1, 2 एंड 4 ये एक जैसे हैं कि मेटल का ऑक्सीजन से कर दिया, मेटल का वाटर से कर दिया, मेटल ऑक्साइड का वाटर से कर दिया, ये एक जैसे हैं। जो थर्ड वाला बताया था वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल पूरा उस पर बेस्ड है ये वाला। और अब जो आगे के जो मेथड्स हैं वो हीटिंग पे बेस्ड हैं, जो 5, 6, 7 जो अभी कंटिन्यू करूँगी ये हीटिंग मेथड पे बेस्ड है। तो क्या है, पहला हीटिंग ऑफ मेटल सल्फाइड्स, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, सल्फाइड्स नहीं है, दिस इज मेटल सल्फाइड्स। थोड़े से बड़ा डिफरेंस हो जाता है। देखो मेटल सल्फाइड क्या होता है, सल्फाइड की बात कर रही हूँ, सल्फाइड की वैलेंसी होती है SO3 2- और सल्फाइड की वैलेंसी S2-। ज़रा से फ़र्क पड़ जाता है, ये याद रखना। सल्फर की जितनी भी है मोस्टली सबकी वैलेंसी 2 है, 2 आएगी। ठीक है, अभी सल्फेट होता
तो SO4 2-, ठीक है। तो मेटल सल्फाइड को अगर हीट करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये मेथड आपको देखने को मिलेगा मेटलर्जी में, यस मेटलर्जी में देखने को मिलेगा। और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्पेशली रोस्टिंग, रोस्टिंग कहते हैं। मेटल सल्फाइड को अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट किया जाए दैट इज नोन एज रोस्टिंग, और एंड दिस मेथड इज एक्चुअली यूज्ड टू कन्वर्ट अ सल्फाइड इनटू एन ऑक्साइड, मेटल सल्फाइड। यानी जब हम रोस्टिंग करते हैं किसी भी मेटल सल्फाइड को हीट करें अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ये मेटल सल्फाइड है, अगर हम इसको हीट करें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो फिर क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। गैसेस जब भी इवॉल्व हो, पढ़ने का तरीका यही है, ये नहीं कि वहाँ चीज़ लिखी हो तभी आप याद करो। कोई भी आप चीज़ पढ़ रहे हो उसके बारे में थोड़ी डिटेल में जानने की कोशिश करो। सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, तुरंत समझो इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड की क्या है। सल्फर डाइऑक्साइड की पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि इट हैज़ स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर, ठीक है। एंड सेकेंड इज इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की तरह इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। ये याद होना चाहिए सभी बच्चों को, याद होगा भी क्योंकि मैं बता चुकी हूँ, फर्स्ट टाइम नहीं है। एसिड्स की जब प्रॉपर्टीज़ बताई थी, केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो उसमें ये सारी गैसेस इवॉल्व हुई थी, तो वहाँ पे भी ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हुई थी। ये फिर से बता रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन घुमा फिरा के आता है, क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं, एग्जाम में ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि ऐसे आ जाएगा कि अच्छा मेटल्स ऐसे लिख कर दे देंगे वो आपको कि लो भाई एक मेटल ऑक्साइड ले लो, ऐसा कर लो, आयरन सल्फाइड ले लो FeS, इसका रिएक्शन हमें ऑक्सीजन से करा के, इसका हीट करा के और ये दिखा दो, बताओ क्या बनेगा। ये नहीं, ऐसे नहीं आती इक्वेशंस, ठीक है। इक्वेशंस में आपको कुछ भी ऐसे दे देंगे कि एक कंपाउंड X है, ऐसे बोल देंगे कंपाउंड X, ठीक है, इट व्हेन इट इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट प्रोड्यूसेस अ गैस विच हैज स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर और विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, अगर लाइम वाटर मिल्की दे दिया तो दो ऑप्शंस हो जाएंगे कि भाई कार्ब CO2 भी हो सकती है और SO2 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा देखना पड़ता है, तो उससे आप आइडिया लगाओगे। अगर दे दिया स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर तो क्लियर है सल्फर डाइऑक्साइड इवॉल्व हुई होगी, और सल्फर डाइऑक्साइड अगर इवॉल्व हुई है तो इसका मतलब जो हमने कंपाउंड लिया वो कोई ना कोई सल्फाइड है। तो क्वेश्चंस इस तरीके से फ्रेम होते हैं। बोर्ड क्वेश्चंस भी लगातार देखो, जब भी कोई चैप्टर पढ़ो तो उसके साथ उसके बोर्ड क्वेश्चन जरूर देखो, तो आइडिया मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। डे बाय डे एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज हो रहा है, इस बात पे ध्यान देना। तो मेटल सल्फाइड जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है, जो कि बेस है। तो यहाँ पे बन जाएगा Fe2O3, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। यहीं अगर जिंक सल्फाइड ले सकते हैं, ZnS कैसे लिया है, क्योंकि ये फेरस है, इसकी वैलेंसी जो है Fe2+, यहाँ पर जिंक Zn2+ है, तो जिंक सल्फाइड बन गया Zn2+, और सल्फाइड S2-, 2 से 2 कैंसिल, इट फॉर्म्स ZnS। ये भी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हीट करें हम इसे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड ZnO, ऑक्साइड O2-, वहाँ पे भी इसी तरीके से, एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। ओके, तो ये मेथड सिंपल है, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मेथड पे अब आते हैं हम लोग, दैट इज हीटिंग ऑफ मेटल कार्बोनेट। जैसे अभी सल्फाइड को हीट किया था वैसे अब हीट कर रहे हैं मेटल कार्बोनेट को। लेकिन मेटल कार्बोनेट्स को जब हम हीट करते हैं तो वहाँ जो मेथड है वो बताओ, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मेटल कार्बोनेट्स को हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, या ये कह सकते हो एब्सेंस बोल लो या लिमिटेड सप्लाई कह लो, वेरी लिमिटेड सप्लाई, ओके, ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें कैसे करेंगे हम लोग, जैसे कोई भी हम कार्बोनेट ले सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया कॉपर कार्बोनेट CO3, ये नहीं आएगा इसमें,
कॉपर कार्बोनेट है, इसको हीट करा तो क्या बनेगा, करस्पॉन्डिंग मेटल ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अभी भी प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड की एक और प्रॉपर्टी है, इट प्रोड्यूसेस ब्रिस्क effervescence and turns lime water मिल्की। ओके, एक वर्ड है ब्रिस्क एफर्वेसेंस। तो अच्छा, इसके अलावा जैसे हम कोई जिंक कार्बोनेट ले लें, जितने चाहो उतने लेके देख सकते हो एग्जाम्पल्स। एक बार अगर प्रॉपर्टी पढ़ ली ना कि हाँ ठीक है, मेटल कार्बोनेट को हीट करने से क्या होगा भाई, मेटल ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, तो इसके बाद कुछ रह नहीं जाता है। तो जिंक कार्बोनेट है, उसको हीट किया, उसको हीट करने से क्या है भाई, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व। लेकिन अब ये जो रिएक्शन है, इसमें थोड़ा सा आपको एक्सेप्शंस भी याद रखने पड़ेंगे। देखो क्या है, मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ है जो आपने पढ़ी होगी, इससे शॉर्ट में हम लोग याद करते हैं PSC मेजेंटल। तो इसमें जो मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसमें पोटाशियम, ये P फॉर पोटाशियम, S फॉर सोडियम, ऐसे ही चलता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, सो ऑन, ठीक है, आयरन, निकल, टिन, लेड, ठीक है, Pb आ जाएगा, फिर हाइड्रोजन आ जाता है, उसको छोड़ के हाइड्रोजन छोड़ के फिर कॉपर आता है उसके नीचे। तो यहाँ तक ये जो मेटल्स हैं, इनमें सोडियम और पोटाशियम थोड़ा सा अलग नेचर शो करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव, ये बहुत रिएक्टिव हैं। तो इनका क्या है, इनका नेचर अलग है बाकी कैल्शियम से लेकर कॉपर तक के मेटल्स के कंपैरिजन में। अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर यही चीज़ आ जाए कि भाई सोडियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हैं सपोज, ठीक है, Na2CO3 कार्बोनेट, ध्यान रखना फॉर्मुलेज बनाते टाइम, कार्बोनेट क्या है, वैलेंसी CO3 2-। तो अगर इसको हीट किया जाए तो क्या यही होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मेटल कार्बन, ये जो सोडियम है, सोडियम कार्बोनेट है या फिर पोटेशियम कार्बोनेट है, सिंस दे आर वेरी रिएक्टिव, तो इन दोनों के ऊपर पोटेशियम कार्बोनेट, इन दोनों के ऊपर हीटिंग का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है, दे डू नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों, क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टिव है। अच्छा, इसी तरीके से जब हम मेटल नाइट्रेट्स को हीट करते हैं तब भी इनका नेचर अलग है। देखो जैसे अगर हम बाकी किसी और यानी कैल्शियम से लेके कॉपर तक के किसी भी मेटल नाइट्रेट को हीट करें, नाइट्रेट की वैलेंसी NO3-, किसी भी मेटल नाइट्रेट को, फॉर एग्जांपल मैं कैल्शियम नाइट्रेट को हीट करूं तो कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस, अगर इसे हीट किया जाए तो क्या होगा, करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट से ऑक्साइड बन जाएगा, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस विल बी इवॉल्व। ठीक है, दो गैसेस इवॉल्व हो गई, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि हाँ ये बता दें रेडिश ब्राउन कलर की गैस है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। ऑक्सीजन की तो है ही कि इट किंडल्स एन एक्सटिंग्विशिंग स्प्लिंटर, कोई बुझ रहा है कुछ, कोई चीज़ उसमें ऑक्सीजन अगर इंट्रोड्यूस करा दी जाए तो वो जलने लगती है, ग्लोइंग स्प्लिंटर अगर है तो वो बर्न होने लगेगा, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ये इसकी ये इंपॉर्टेंट है, NO2, ये याद रखना, रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। तो ये जनरली आपको कैल्शियम से लेकर कॉपर तक के सभी मेटल्स में मेटल नाइट्रेट को हीट करने में यही रिएक्शन दिखेगा, और ये बन रहा है कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक बेस है, यही हमें बनाना है ना, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसे सब में जैसे कोई और भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल आई टेक जिंक नाइट्रेट और आई टेक कॉपर नाइट्रेट ले लेती हूँ, कॉपर नाइट्रेट, सेम यही कॉपर ऑक्साइड, NO2 एंड ऑक्सीजन गैस। लेकिन यहीं पर अगर इसकी जगह पर ये दोनों जो कि बहुत ही रिएक्टिव हैं, सोडियम नाइट्रेट NaNO3 एंड पोटेशियम नाइट्रेट अगर लिए जाएं तो क्या होगा, इनको हीट करने से करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड बनते ही नहीं हैं, ये बनते हैं, ये कन्वर्ट होते हैं नाइट्रेट से नाइट्राइट में, दे फॉर्म नाइट्राइट जिसकी वैलेंसी है NO2-।
तो यहाँ बनेगा सोडियम नाइट्राइट NaNO2 या पोटेशियम नाइट्रेट KNO2 एंड साथ में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होती है, यहाँ पर NO2 गैस इवॉल्व भी नहीं होती है। तो क्या ये प्रिपरेशन ऑफ बेस में इंक्लूड किया जाएगा? नहीं, इसे हम प्रिपरेशन ऑफ बेस में इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड कुछ नहीं बन रहा है, बल्कि नाइट्रेट बन रहा है जो कि बेस है नहीं। ऑफ कोर्स ये तो एक सिंपल सॉल्ट है। तो ये हो गए मेटल नाइट्रेट्स को हीट करके, मेटल कार्बोनेट्स वगैरह को हीट करके प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। इसमें एक लास्ट एक पॉइंट और है जो कि हम सिर्फ एक ही बेस के लिए यूज़ करते हैं। मैं साइड में ही दिखा देती हूँ कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का हम लोगों ने नहीं देखा, बस पूरे सारे हो गए हम लोग की प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड हम लोग कैसे बनाते हैं? सिंपल, अमोनिया गैस को अगर वाटर में डिसॉल्व कर दो, NH3, ये एक अलग से पॉइंट है, 8th पॉइंट कंसिडर कर लेना इसको। अगर अमोनिया गैस को वाटर में डिसॉल्व कर दे, अमोनिया गैस इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, इट फॉर्म्स अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH विच इज अ वीक एल्कली। ओके, तो ये ध्यान रखना। ये सारे प्रिपरेशन ऑफ बेसिस हो गए, सभी को क्लियर हो गया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, तब ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप सभी को अच्छा लगा होगा, ये समझ में आ गया होगा। सो बाय।